नमस्कार। मेरे YouTube चैनल रिवर ऑफ स्टोरीज में मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। मैं हूँ सरिता आपके साथ और आज एक बार फिर बहुत ही खूबसूरत सी कहानी लेकर आई हूँ आपके सामने। ये कहानियाँ आपको कैसी लगती हैं मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें। मेरी आज की कहानी का शीर्षक है एक कप चाय, जिसे लिखा है अनिल माथुर जी ने। चाय तो लगभग सभी को पसंद होता है पीना, और ये जो एक कप चाय है ये कहानी बहुत ही अच्छी लगी मुझे, इसलिए तो लेकर आई हूँ मैं आप सबके लिए। लेकिन ये कहानी शुरू करने से पहले 2 लाइनें जरूर मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगी। मिलो कभी चाय पर, मिलो कभी चाय पर, कुछ किस्से बुनेंगे, कुछ तुम अपनी कहना, कुछ हम अपनी कहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। हमेशा की तरह पत्नी के साथ शहर की सबसे पॉश कॉलोनी में वॉक करते सुधीर जी खुद को किसी शहंशाह से कम नहीं समझ रहे थे। सुबह और शाम की नियमित सैर उनका बरसों से चला आ रहा नियम था। तबीयत ठीक हो या ना हो, इच्छा हो या ना हो, शाम की सैर में तो उनकी पत्नी साधना जी को भी उनका साथ देना ही पड़ता था। समय रहते इस कॉलोनी में फ्लैट बुक करवाकर हमने कितनी समझदारी का काम किया ना। देखो अब एक भी मकान खाली नहीं बचा यहाँ, और सारे के सारे कितने प्रतिष्ठित लोग रहते हैं। मुझे तो लगता है शहर के सारे बड़े अफसर, बिजनेसमैन यहीं आकर बस गए हैं। जिस इलाके में लोग किराए पर रहना अफोर्ड नहीं कर सकते, हमने अपना फ्लैट लिया है। सुधीर जी थोड़ी अकड़ में बोले, तो आप किसी से कम हैं क्या, रिटायर्ड चीफ इंजीनियर साहब? साधना जी ने भी पति की प्रशंसा की तो सुधीर जी भी फूले नहीं समाये। सामने से आते किसी शख्स ने उन्हें झुककर नमस्कार किया तो सुधीर जी थोड़ा ठिठके। चेहरा काफी जाना पहचाना सा था। नमस्ते सर। नमस्ते मैडम, मैं प्रकाश, आप ही के ऑफिस में सुपरवाइजर था। ओह हाँ, पहचान लिया। कैसे हो, इधर कैसे आना हुआ? सुधीर जी ने प्रकाश से पूछा। जी मैं यहीं रहता हूँ, इधर सी विंग में, मकान नंबर 212। रिटायर होने के बाद पिछले महीने यहीं शिफ्ट हो गया था। ओह अच्छा, तो कौन है आपके मकान मालिक? सुधीर जी ने तपाक से पूछा। जी मेरा अपना ही मकान है, प्रकाश जी ने बड़ी विनम्रता से कहा। सुधीर जी के अहम को थोड़ी सी ठेस लगी। 2 BHK होगा? नहीं सर, 3 BHK है। अब इतना तो बड़ा चाहिए ही था ना। कल को बेटी की शादी होगी, उसके बच्चे होंगे, और फिर गांव से माँ को लाने के लिए भी सोच रहा हूँ। चलिए ना सर, यही दूसरे माले पर ही है मेरा घर। एक कप चाय हो जाए, मिसेस को भी मैडम से मिलकर बहुत अच्छा लगेगा। प्रकाश जी ने बड़ी विनम्रता से सुधीर जी को निमंत्रण दिया। फिर कभी आएंगे, अभी तो मैडम को कुछ शॉपिंग करवानी है, सुधीर जी बोले। ठीक है सर, समय निकाल कर आइएगा जरूर चाय पीने, प्रकाश जी विनम्रता से फिर झुक गए थे। उनका अधीनस्थ यानी कि सबॉर्डिनेट उन्हीं के जितने बड़े मकान में इतनी पॉश कॉलोनी में रहता है, यह बात उन्हें हजम ही नहीं हो रही थी। आपके दोस्त के यहाँ चल लेते ना चाय पीने, कितने प्यार से बुला रहे थे। साधना जी ने सरल हृदय से मन की बात रख दी। वैसे भी यहाँ आए कितना वक्त हो गया है हमें, अभी तक किसी से ज्यादा जान पहचान भी नहीं हुई। वो दोस्त नहीं है मेरा, सुना नहीं उसने क्या कहा? सर, मेरे ऑफिस में मेरा जूनियर था। मुझे तो ताज्जुब हो रहा है कि इतनी महंगी कॉलोनी में उसने इतना महंगा फ्लैट खरीदा कैसे। सुधीर जी मन ही मन उधेड़ बुन में लगे हुए थे। इतनी सैलरी तो नहीं थी इसकी, था भी ईमानदार तो ऊपर की कमाई भी क्या रही होगी। लोन भी आखिर कितना ले लिया होगा, किश्तें चुकाना कोई आसान काम थोड़ी ही है। इस घटना के लगभग 10-12 दिन बाद सुधीर जी फिर प्रकाश जी से टकरा गए थे। बैंक से घर लौटने के लिए उन्होंने शेयरिंग कैब बुक करवाई थी। आधे रास्ते में जब प्रकाश जी उसमें सवार होने लगे तो वे चौंके। दोनों का गंतव्य यानी कि डेस्टिनेशन एक होने के साथ तो बैठे रहना ही था, और साथ बैठे थे तो बातें भी होनी ही थी। उस दिन ज्यादा बात नहीं हो पाई। आपको तो 1-2 साल हो गए होंगे इधर शिफ्ट हुए, प्रकाश जी ने सुधीर जी से पूछा।
हाँ, रिटायरमेंट के बाद से यही हूँ। बेटी का कॉलेज भी यहाँ से पास है। अच्छा, क्या कर रही है आपकी बिटिया? इंजीनियरिंग फाइनल ईयर में है। अच्छा, बहुत बढ़िया। मेरे बेटे ने भी इंजीनियरिंग की है। मुंबई में ही एक एमएनसी में नौकरी कर रहा है। उसी ने जिद करके यहाँ फ्लैट दिलाया है। कहता है घर कोई बार बार थोड़ी ना बनता है पापा, मैं भर लूंगा लोन की किस्तें। सर, मुझे अच्छा लगता है कि मैंने और निर्मला ने पिछले जन्म में जरूर कोई पुण्य कर्म किए होंगे जो ऐसा लायक बेटा मिला हमें। बस अब तो कोई अच्छी सी लड़की मिल जाए तो बहू बनाकर घर ले आएं। प्रकाश जी अपनी बातें एक एक करके सुधीर जी को बता रहे थे। एक बार बेटे से पूछ तो लो, शायद कोई पसंद कर रखी हो सकता है उसके साथ लिव इन में भी रह रहा हो। मुंबई में तो यह सब आम बात है। तुम गए हो कभी उसके पास मुंबई? सुधीर जी ने प्रकाश जी की बात के बाद तुरंत अपना प्रश्न उनके आगे रख दिया था। नहीं सर, वही आता है सप्ताह 10 दिन में मिलने। पुणे से मुंबई दूर ही कितना है। जब भी आता है कुछ न कुछ घर का सामान ले ही आता है। हम कहते हैं ये सब नहीं चाहिए, तू बस बहू ले आ। तो कहता है कि ये मेरा काम नहीं है पापा, यह तो आपकी जिम्मेदारी है। खुशी और भावनाओं से आहत प्रकाश जी और भी बहुत कुछ बताना चाह रहे थे, पर उनका गंतव्य आ गया था। कैब ड्राइवर उतरने का इशारा कर रहा था। घर चलिए ना सर, चाय पीकर चले जाइएगा, पास ही तो है। कहेंगे तो मैं छोड़ दूंगा। प्रकाश जी ने प्रेम से फिर आग्रह किया। अरे नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, फिर कभी फुर्सत में आऊंगा। अभी तो घर पर साधना जी मेरा इंतजार कर रही होंगी। भाभी जी को लेकर आइए सर कभी चाय पर, हमें बहुत अच्छा लगेगा। मैं तो कहता हूँ आज शाम को ही आ जाइए। नहीं नहीं, मैं बता दूंगा। चलो भैया। सुधीर जी ने ड्राइवर को चलने को कहा तो प्रकाश जी ने हाथ जोड़ दिए। घर पहुंचकर पत्नी को यह बताते हुए कि प्रकाश जी ने मकान अपने बेटे के बलबूते पर खरीदा है, सुधीर जी काफी तसल्ली महसूस कर रहे थे। अरे मैं तो आपको बताना ही भूल गई थी, हमारी बेटी वाणी की एक सहेली भी बिल्कुल बगल वाले फ्लैट में ही रहती है। वहीं आते जाते उसकी 2-3 बार प्रकाश जी और उनकी पत्नी से भी मुलाकात हुई है। बता रही थी कि अंकल आंटी उस पर बेटी सा प्यार रखते हैं। ना हो तो आप ही उन्हें उनकी पत्नी के साथ चाय पर बुला लीजिए, हर बार वो ही हमें बुलाते हैं। साधना जी सुधीर जी से बोली। तो मैं कौन सा चला गया, खैर देखते हैं। साधना जी खाना बनाने में व्यस्त हो गई तो सुधीर जी एक बार फिर प्रकाश जी के बारे में सोचने लगे। आदमी भला लगता है, ऑफिस में तो बस काम से काम ही रखते थे, कभी किसी के घर परिवार के बारे में जानने का तो मौका ही नहीं मिला। आज भी बेटे के बारे में बताते बताते कैसे भावनाओं में बह गया था। काफी कुछ कहना चाह रहा था कि घर आ गया। चलो अगली बार उसका चाय का निमंत्रण स्वीकार कर लूंगा। सुधीर जी शांत मन से खाना खाने बैठ गए थे। इसके बाद कुछ ऐसा व्यस्त घटनाक्रम चला कि सुधीर जी के पास प्रकाश जी तो क्या, किसी से भी मिलने या बात करने का टाइम ही नहीं रहा। यहाँ तक कि उनकी सुबह और शाम की सैर भी छूट गई। पत्नी की थकावट और बेचैनी, जिसे वे उम्र का तकाजा समझ रहे थे, जांच के एक लंबे सिलसिले के बाद कैंसर निकली। बीमारी अभी अपनी आरंभिक अवस्था में ही थी और उपचार से ठीक हो जाने की उम्मीद थी, किंतु साधना जी ने तो जीने की आस ही छोड़ दी थी। हर वक्त नकारात्मक और निराशावादी विचार उन्हें घेरे रहते। बाप बेटी ने उन्हें बड़ी मुश्किल से सर्जरी और फिर कीमोथेरेपी के लिए तैयार किया था। इलाज के एक लंबे बोझिल पलों के बीच एक ही सकारात्मक और खुशी की खबर आई थी कि वाणी का कैंपस प्लेसमेंट में सिलेक्शन हो गया था। मुंबई की एक मल्टीनेशनल कंपनी में उसे अच्छे पैकेज पर नौकरी मिल गई थी। हालांकि वाणी का अभी नौकरी का कोई इरादा नहीं था, वह तो आगे एमबीए करना चाहती थी, पर इधर मम्मी के इलाज के दौरान हो रहे अत्यधिक खर्चे ने उसे अपना निर्णय बदलने पर मजबूर कर दिया था। वह नौकरी ज्वाइन कर पापा का सहारा बनना चाहती थी। पर बेटी, तेरी आगे की पढ़ाई का सपना? सुधीर जी का स्वर भर गया था। हमेशा पत्नी और बेटी का संबल बने रहने वाले सुधीर जी खुद को बेहद असहाय महसूस कर रहे थे। मैं नौकरी के साथ साथ तैयारी भी करती रहूंगी पापा। वाणी अपने निश्चय पर दृढ़ थी। पढ़ाई नौकरी सब छोड़िए, मेरे जीते जी आप इसकी शादी कर दीजिए। साधना जी बीच में ही बोल पड़ी थी। वातावरण बहुत भारी हो गया था।
अंत में यह तय किया गया कि वाणी फिलहाल नौकरी ज्वाइन करने चली जाएगी। वह परीक्षा की तैयारी भी करती रहेगी और इसी बीच अगर कोई अच्छा लड़का मिल गया तो उसके हाथ भी पीले कर दिए जाएंगे। सुधीर जी के कंधों पर अचानक ही जिम्मेदारी का बोझ बढ़ गया था। साधना जी धीरे धीरे ठीक हो रही थी। तबीयत पूछने आने वाले और नाते रिश्तेदारों से वे बेटी के लिए अच्छा वर बताने का आग्रह करती। सुधीर जी ने भी अपने लेवल पर वैवाहिक विज्ञापन आदि देखने शुरू कर दिए थे। वाणी को अगले हफ्ते मुंबई ज्वाइन करने जाना था। तय हुआ कि उसकी एब्सेंस में उसकी मौसी आभा कुछ दिन माँ के पास रहने आ जाएंगी। सब कुछ ठीक हो रहा था, पर इस कुछ महीनों के घटनाक्रम ने सुधीर जी को हिलाकर रख दिया था। जिंदगी कभी इस तरह करवट ले बैठेगी, उन्हें सपने में भी ऐसा गुमान नहीं था। साधना जी के स्वास्थ्य में धीरे धीरे सुधार हो रहा था, पर शारीरिक कमजोरी इतनी ज्यादा थी कि डॉक्टर ने उन्हें किसी भी तरह के स्ट्रेस या फिजिकल एक्टिविटी से दूर रहने की सख्त हिदायत दे दी थी। वाणी मुंबई चली गई तो आभा बहन के पास रहने आ गई। बहन के साथ साथ घर की व्यवस्था भी बाई के सहयोग से उन्होंने संभाल ली। अब तो अस्पताल भी कभी कभी ही चेकअप के लिए जाना होता था। बाजार से जरूरी सामान भी फोन करने पर आ जाता था। बाहर से देखने पर सब कुछ सामान्य और व्यवस्थित चल रहा था, पर ऊपर से सामान्य दिखने वाले सुधीर जी अंदर से इतना टूट चुके थे कि एक कंधे का सहारा भी यदि मिल जाता तो उसके सहारे भर भर कर उनके आंसू बह जाते। पहले सब कुछ पत्नी को कहकर हल्के हो जाने वाले सुधीर जी अंदर ही अंदर भरते जा रहे थे। जिंदगी के इस मोड़ पर अकेले रह जाने का डर हर वक्त उनके सिर पर मंडराता रहता। कहाँ तो वे सोचते थे कि उनके ऊंचे ओहदे और बेटी की उच्च शिक्षा के कारण लड़कों की लाइन लग जाएगी, पर कहाँ वे उसके लिए एक अच्छा सा लड़का नहीं ढूंढ पा रहे थे। और उस पर हर वक्त बीमार पत्नी के सामने खुश और मजबूत बने रहने का नाटक। सब ठीक हो जाएगा, तुम बस चिंता छोड़ दो। डॉक्टर ने कहा है अगले सप्ताह से तुम्हारी फिजियोथेरेपी शुरू कर देंगे। उससे तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी, पहले की तरह घूमने फिरने लगोगी। बस तुम अच्छे से खाया पिया करो और खुश रहा करो। सुधीर जी साधना जी को आशा बंधाते हुए बोले, हाँ दीदी, जीजा जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखो इतने दिनों में कैसी सूरत हो गई है, वरना कितनी अच्छी लगती थी। लोग वाणी की बड़ी बहन कहते थे। आभा उठकर पुराने एल्बम उठा लाई। दोनों बहनें एल्बम देखने में व्यस्त हो गईं। सुधीर जी को अकेले गुमसुम बैठा देखा तो साधना जी बोल उठी, आप नीचे जाकर वॉक कर आइए ना, मेरे पास आभा है। कितना वक्त हो गया है आपको सैर पर गए हुए। हाँ, आदत ही छूट गई। चलो ठीक है, मैं घूम कर आता हूँ। लौटते समय तुम्हारी दवाई भी लेता आऊंगा। सुधीर जी जूते पहनकर सैर पर निकल पड़े थे। सी विंग के सामने से गुजरे तो अचानक प्रकाश जी का ख्याल आ गया। मन में उनसे बातें करने और उनके सामने अपना सुख दुख उड़ेलने की एक हुक सी उठी, पर अगले ही पल अपने व्यवहार का ख्याल आया तो कदम अपने आप ही आगे बढ़ गए। तभी पीछे से भाई साहब की पुकार सुनकर उनके बढ़ते कदम रुक गए। एक औरत हाथ में थैला उठाए उन्हीं की ओर भागी आ रही थी और पीछे पीछे आ रहे थे प्रकाश जी। काफी कमजोर और थके थके से लग रहे थे। अरे क्या हो गया आपको, तबीयत तो ठीक है ना? सुधीर जी ने प्रकाश जी से पूछा। कहाँ भाई साहब, माँ जी के जाने के बाद तो ये संभल ही नहीं पा रहे हैं। मैं तो समझा समझा कर थक गई। माँ जी से बहुत जुड़ाव था इनका। प्रकाश जी की पत्नी सारी बात कहते हुए सुधीर जी को बोली, ओह ये सब कब हुआ, मुझे तो पता ही नहीं चला। पूरे 20 दिन हो गए हैं, ना तो वापस काम पर जाना शुरू किया है और ना ही कहीं और जाते हैं। आज बड़ी मुश्किल से साथ लेकर घर का सामान लेने आई हूँ। आप ही समझाइए ना, ऐसा कैसे चलेगा? जाना तो एक दिन सभी को है। निर्मला जी ने बिना रुके एक ही बार में अपने मन की सारी बात बयां कर दी थी। मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला। दरअसल मैं भी कुछ व्यक्तिगत परेशानियों से गुजर रहा था। सुधीर जी भी अपनी बात रखते हुए बोले, अरे ये सब सुनने के लिए थोड़ी ही ना रुकवाया है इन्हें। तुम भी ना, आइए सर घर चलिए, चाय पीते हुए इत्मीनान से बातें करेंगे। आज सुधीर जी ने प्रकाश जी का निमंत्रण स्वीकार कर लिया था।
हाँ हाँ, चलिए चलता हूँ। घर पहुंचकर सुधीर जी ने प्रकाश जी से बात करनी शुरू की। आप कुछ परेशानियों की बात कर रहे थे, क्या हो गया माँ जी को? दरअसल गांव से माँ को लाने के बाद उनके इलाज में इतना उलझा रहा कि आसपास से बेखबर सा ही हो गया और फिर भी उन्हें नहीं बचा सका। चाय की गर्म प्याली के साथ बातों का लंबा सिलसिला चल निकला। दोनों के पास एक दूसरे को बताने के लिए बहुत कुछ था। सुधीर जी ने बेटी की मुंबई में नौकरी, उसके लिए अच्छा वर ढूंढने की बात और पत्नी की बीमारी के बारे में सब कुछ खुलकर बताया। और तभी गर्मा गर्म पकौड़ों की प्लेट लेकर शिल्पी अंदर दाखिल हुई। ये है मेरी भतीजी शिल्पी, पास ही नारायणा अस्पताल में फिजियोथेरेपिस्ट है। प्रकाश जी ने शिल्पी का परिचय देते हुए सुधीर जी से कहा। अच्छा, डॉक्टर ने साधना को भी फिजियोथेरेपी के लिए बोला है। मैं आपको रिपोर्ट्स दिखाऊंगा, आप प्लीज उन्हें घर आकर करवा दीजिए। शिल्पी के हाँ करते ही सुधीर जी ने राहत की सांस ली। एक मसला तो हल हुआ। प्रकाश, तुमने कोई नौकरी ज्वाइन की? हाँ, पास ही एक प्राइवेट फर्म है, अच्छा वक्त निकल जाता है, 4 पैसे मिलते हैं 100 अलग। आप करना चाहेंगे सर? अरे सर कहकर शर्मिंदा ना करो, अब हम 2 रिटायर्ड दोस्त हैं। वैसे बात करना वहाँ मेरे लायक कुछ काम हो तो। सुधीर जी बोले। जी, पर एक बात और मैं आपसे कहना चाह रहा था। छोटा मुंह बड़ी बात होगी, पर आज मौका मिला है तो कह देता हूँ। दरअसल हम दोनों को आपकी बेटी वाणी अपने बेटे के लिए बहुत पसंद है। खुशी से सुधीर जी की आंखें नम हो गई थी। काश उन्होंने चाय का यह निमंत्रण पहले ही स्वीकार कर लिया होता। सही कहा गया है कि बांटने से सुख बढ़ता है और दुख घटता है। इसलिए जब कोई आपको एक कप चाय के लिए आमंत्रित करता है तो इसका मतलब यह है कि वह आपके साथ जिंदगी के वे पल बांटना चाहता है जो अभी तक अनकहे अनसुने हैं, और वह कुछ आपकी सुनना और कुछ अपनी सुनाना चाहता है। लौटते समय सुधीर जी का मन फूल सा हल्का था। एक कप चाय के साथ वे चीनी सी मीठी यादें और चाय पत्ती सी कड़वी दुख भरी बातें शेयर कर आए थे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी एक कप चाय? मुझे आशा है आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। मेरी इस कहानी को लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा। चलती हूँ, अगली कहानी का इंतजार करिएगा। बाय।